नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि केंद्रीय राजनीति में अपनी वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई में ममता बनर्जी ने एक और असफल कदम बढ़ाया। आज उन्होंने दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत के राष्ट्रपति चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करीब 22-23 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का असफल प्रयास किया। 17-18 राजनीतिक दल पहुंचे। उनमें क्या बात हुई, क्या विचार हुआ, ये तो खबरें बाहर नहीं आई, लेकिन ममता बनर्जी ने जो आगे आकर के अपनी बात कही, उससे एक बात स्पष्ट हो गया कि वहां पर उस कार्यक्रम में कोई एकता होता जैसा प्रतीत नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब लोगों का संयुक्त यूनिमेनियस सर्वमान्य मत था कि श्री शरद पवार साहब राष्ट्रपति चुनाव लड़े, लेकिन स्वयं शरद पवार साहब ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब दूल्हा ही शादी से गायब हुआ, बाराती हाथ पीती रह गई, हाथ पलटी रह गई। फिर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को इस बात के लिए मनाने का प्रयास किया। फारूक अब्दुल्ला गिनती जान गए थे, इसलिए उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा अपनी सहमति व्यक्त नहीं की। महत्वपूर्ण ये नहीं था कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी किसको मिले और क्या हुआ। महत्वपूर्ण ये था कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास पिछले कई सालों से कम जब से ममता बनर्जी ने तीसरी पाली की शुभारंभ किया है पश्चिम बंगाल में, तब से वो समय समय पर खुद को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बेहतर बताने, दिखाने, जतलाने का प्रयास में सफल रहे हैं। इसके पहले आने के बाद सोनिया गांधी से ना मिलना, ये पूछने पर कि क्या आप सोनिया से मिल रही हैं, तो ये जवाब कि क्या सोनिया से मिलना आवश्यक है, जैसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल करके वो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के विकल्प में खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। उसमें वो जरूर सफल रही, क्योंकि आज का एजेंडा चाहे जो हो, एजेंडा चाहे सफल ना हुआ हो, लेकिन मीटिंग हो जाना ही अपने आप में एक बड़ा एजेंडा है। राहुल गांधी ईडी के प्रश्नों का जवाब देने में व्यस्त हैं। उनके माता जी ईडी के लिस्ट और फेहरिस्त से परेशान होकर के खुद को कोरोना संक्रमित घोषित कर दिया है। प्रियंका गांधी बीच में फुटबॉल बनी हुई है और अंदर अंदर इतरा रहे हैं कि अगर आ रही है वो बताएंगी, क्योंकि जब परिवार से 2 लोगों का विकेट स्टंप आउट हो जाएगा तो मैदान में एक ही आदमी रहेगा और क्रिकेट के नियम के मुताबिक अकेला बैटिंग नहीं की जाती। तो आजकल उनके पति परमेश्वर का बयान समाचार चैनलों पर आने लगा। मतलब दोनों छोर से प्रियंका ही खेलेगी, एक तरफ एक बल्ला उनके पतिदेव के हाथ में होगा और दूसरी तरफ उनके स्वयं की। ऐसा होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रावण बढरा किसी समाचार चैनलों को राजनीतिक स्टेटमेंट इसके पहले कभी नहीं दिया। ना तो 10 साल तक मनमोहन साहब का सरकार था तब कोई तारीफ में बोले, और ना ही 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है तो कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट विपक्ष में बोले। इक्का दुक्का बाइक तो हम लोग भी टीवी पर देख लेते हैं, तो वो हमारे जैसे तो है नहीं। लेकिन अब बाकायदा प्रायोजित कार्यक्रम आ रहा है, आधे घंटे का, 1-1 घंटे का इंटरव्यू आ रहा है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का आता है, गृह मंत्री का आता है, नेता विपक्ष और प्रतिपक्ष का आता है, उस तरह का आने लगा। 2 मेरे मित्रों ने भी उनका वीडियो भेजा है, उन्होंने अपने चैनल के लिए उनका कार्यक्रम किया था। तो खबरें ये भी एक शानदार जानदार थी, महत्वपूर्ण थी, जिसको महत्वपूर्ण मुद्दे में शामिल करना था। लेकिन ये दोनों लोग ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने इनको महत्वपूर्ण मुद्दा के विषय में नहीं माना। खबरें ये भी थी कि राजनाथ सिंह आज दिल्ली में स्थित विपक्ष और देश के और अपने अपने राष्ट्रीय राजधानी या राजधानी में स्थित नेता विपक्ष से भी टेलीफोनिक वार्ता किया। टेलीफोन पर उन्होंने उन तमाम नेताओं से भी बात की जो आज 18 दल के लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक में मिले हुए थे, उन लोगों से भी चर्चा की। राजनाथ सिंह का चर्चा करना समझ में नहीं आता है, क्योंकि पिछले बार प्रणब मुखर्जी ने चर्चा का शुभारंभ किया था तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। अभी राजनाथ सिंह तो लाइमलाइट में है, वो किस बात का है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव प्रभावी रूप से प्रभावित हुआ है, तब से कुछ भी चीज का अंदाज लगाना बिल्कुल दुरूह काम है। कोई आदमी अंदाज नहीं लगा सकता। सारी सूत्र बेकार होती साबित हो रही हैं और सारा संशय मनसा आकलन वो सब फेल होता आ रहा है। असली बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही पता है कि राजनाथ सिंह क्यों सक्रिय किए गए हैं। चौंकाने वाले समाचार देने के लिए मोदी प्रतिष्ठित है। हो सकता है स्वर्ण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए ये भी दाव हो, और अगर राजनाथ सिंह पर दाव खेला जा रहा है तो विपक्ष में उनकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से वोटों की संख्या में एनडीए लड़खड़ा रही है, पिछड़ रही है, राजनाथ सिंह को आगे करके इस दूरी को समाप्त किया जा सकता, ऐसा कोई नरेंद्र मोदी ना सोच रहे हैं। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को शानदार प्रणाम, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से धोखा देने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है कि मैं हर बार अपने गठबंधन से अलग मतदान देता हूं। जब मैं यूपीए में था तो एनडीए को दिया था, जब एनडीए में था तो यूपीए को दिया था। तो मेरा तो लुढ़कने का स्वभाव है। नाम पलटू राम वैसे थोड़े लालू जी के बेटा ने मेरा नाम रखा है, तो मैं आदमी पलटू स्वभाव का हूँ। तो हम पर भरोसा करना और सांप पर भरोसा करना बराबर है। मोदी जी ने कहा कि देखो मैं सांप पर तो भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सांप का जहर मेरे को लग जाए तो हमारे जो डॉक्टर और वैज्ञानिक है वो जहर का तोड़ 1 मिनट में एंटीडोज लगा देंगे, लेकिन तुम्हारा तोड़ तो अमित शाह ही बताएगा। इसलिए हमने अमित शाह को साथ रखा हुआ है, नीतीश कुमार को उनकी अपनी लुढ़कन मुबारक। इसीलिए मैं इसको भी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे, रोज देते हैं। आज का मतलब अभी सामने 76 में उनका है मामला। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी जैसे वीरों के लिए ही है। अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मैं हर उस निर्णय का समर्थन किया जो राष्ट्र हित में था, लेकिन नरेंद्र मोदी के बहुत सारे ऐसे निर्णय का मैं विरोध किया था जो लगा कि ये राष्ट्र हित में होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, नहीं। कई बार आकलन गलत हो जाती है, कई बार सलाहकार उनको गलत सलाह दे देता है, और कई बार सलाहकारों को भी खुद असेसमेंट करने में परफेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो जमीनी हकीकत से अवेयर नहीं होते, क्योंकि वो जमीन को होते ही नहीं, तो जमीन के तपिश का क्या पता। अब एक हल्के शब्दों का प्रयोग अगर करूं तो अभी मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी अपने सबसे विद्वान सिपासलार को बुला के कहें कि भाई दिल्ली की गर्मी के विषय में क्या बताएं। बोला जी 17 डिग्री से 18 डिग्री तक था, हालांकि मेरा स्टाफ ने 14 डिग्री तक करवा दिया है, क्योंकि ये वो अपने कमरे का टेम्परेचर बताएंगे, क्योंकि उनके कमरे का टेम्परेचर तो इतना ही है। जब वो अपने बेडरूम में जमीन पर पाँव रखते होंगे जूता उतार करके तो फर्स्ट ठंडा मिलता होगा। हम लोग भी सवेरे उठ के जब जमीन पर पाँव रखते हैं तो फर्श ठंडा मिलता है। तो हम जैसा गरीब साधारण आदमी का फर्श ठंडा है तो उनके यहाँ तो बर्फ पड़ रहा होगा। तो उनको क्या पता कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी में जो आज विपक्षी नेताएं जमीन पर लेट लेट करके पुलिस के साथ संघर्ष कर रही है और 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर में क्या स्थिति होगा। तो अब इसमें नरेंद्र मोदी का क्या दोष तो उनका है कि उनको वातावरण का अंदाज नहीं है। खैर मित्रों, आज एक बवाल हुआ बिहार के राजधानी पटना में। सवाल उठा आरा से, बक्सर से, बेगूसराय से, बेतिया से। मतलब सत्ता परिवर्तन के लिए बिहारियों ने ही सबसे पहले बिगुल फूका है, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो कांग्रेस का वर्चस्व था, जो आज नरेंद्र मोदी का है। और बिहारियों की बगावत ऐसा रंग लाई कि आज कांग्रेस को सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है, और उनके साथ उनके ऑफिस में कार्यालय के क्लर्की जैसी हैसियत वाली एक छोटी सी हैसियत की लड़की उनको इस लायक नहीं मानती कि उसको टीम में लिया जाए। ये बिहार के बगावत का परिणाम था। नरेंद्र मोदी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आज बगावत था फौज में भर्ती की प्रक्रिया को बदलने का। सबसे तो पहले वो बातें बता दूं जो फौज ने शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जो मुझे मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मैंने फौज को सिर्फ वर्दी में पहनते देखा है, बाउंड्री के अंदर जाने तक कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को
फौज जैसे महान परंपरा के लायक माना ही नहीं, तो मैंने कभी फौज में जाने का फार्म भी नहीं भरा। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि परिवार में मेरा एक भतीजा फौज में था। करगिल के समय में उसका देहांत हो गया, लेकिन करगिल युद्ध में देहांत नहीं हुआ था। करगिल के समय में सांप ने काट दिया था उसको, तो वो करगिल शहीद जैसा सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक भतीजा था, मेरे एक सगे मामा जी थे, वो फौज में थे, तो नागालैंड में भी वो शहीद हो गए। लेकिन वो भी किसी दुश्मन की गोली से नहीं शहीद हुए, वो शहीद हुए बिहार से नागालैंड की पानी शूट नहीं किया और उनको बीमारी हुई और वो प्राण त्याग दिए। तो शहीद का दर्जा तो उनको भी नहीं हुआ, हालांकि उनके पत्नी को मिलिट्री की परंपरा के अनुसार नौकरी मिली है, पेंशन भी मिलता है, लेकिन ये शहीद का दर्जा दो परिवार के मेंबरों के होने की वजह से नहीं मिला। गांव में बहुत से फौजी लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जाके पाँव न फटी विवाही, सो का जाने दर्द पर आई। भोजपुरी में कहावत है, बाँझ का जाने परसौती के पीरा। तो जब मेरे स्वयं में कोई मिलिट्री वाला नहीं है, तो मैं मिलिट्री के दर्द, तकलीफ, परेशानी को उतनी डीपली अध्ययन नहीं किया और ना ही उस विषय कुछ कह सकता हूँ। आदर प्रेम द्विवेदी जी स्वयं एक जवान फौजी रहे हैं, वो मुझे मार्गदर्शन देंगे तो वो एथेंटिक रहेगा। मुद्दा है कि फौज ने 4 साल के लिए भर्ती परंपरा का शुरुआत किया है, जिसको मैं सिरे से नकार रहा हूँ। ये बड़ा गलत है, क्योंकि अब तक पेंशन हर जगह से समाप्त कर दिया गया था, फौज पर ही एक पेंशन का दायित्व था। उसका कारण ये था कि जो फौजी भर्ती होते हैं वो लोग पढ़ाई में कोई बहुत अव्वल नहीं होते। अगर मेजर जनरल स्तर के लोग जो कंपटीशन पास करके जाते हैं, जो मिलिट्री में भी वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, उन लोगों का अगर हटा दिया जाए तो जो वीर बांका जवान सिपाही हमारा होता है, वो अपना प्रयास सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे उठ करके और दौड़ना, कूदना, फाड़ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, फलाना जंप, मतलब शारीरिक मजबूती, फिजिकल फिटनेस के अलावा और किसी पर विशेष ध्यान नहीं देता। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो अब होने लगा, हमारे टाइम में शायद रिटन एग्जाम इतना टफ नहीं था। खेल मतलब वो कूद फान था जिसकी वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो कूद फान के भरोसे वो 4 साल के बाद क्या करेंगे आएंगे तो। और अगर पेंशन नहीं होगा तो जो हमारा फौजी सामने से तोप के गोले आने में अपना सीना सामने लगा देता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि ये सीना जो राष्ट्र के नाम समर्पित हो जाएगा, वो वही राष्ट्र है जो मेरे परिवार का भरण पोषण कर लेगा, मेरी विधवा को सम्मान सैल्यूट मिलेगी और हमारा राष्ट्र का तिरंगा छूट जाएगा, हमारे शव पर हमको ठग देगा, नंगा शव दफनाया नहीं जा सकता, ये सीने पर बम खाने का पारितोषिक हमारा राष्ट्र देता है। और देश में हमारी जनता जब सुनती है कि एक शहीद का शव आया है, तो बिन बुलाए हजारों लाखों लोग की भीड़ आ जाती है। ये हम लोग टीवी में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में शहीद जवान की शव यात्रा में लाखों लोगों के जुट, नेता बिरयानी, दारू, बिर में और पैसा दे करके बुलाते हैं तो उतनी भीड़ नहीं आती है जितना हमारे फौजी के शहादत पर आती है। ये उस फौज के महान परंपरा को देशवासियों का प्रणाम है और देशवासियों का उनके साथ लगाव है। क्या वो लगाव मेंटेन रह पाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आज समाचार चैनलों पर कुछ लोग कहें कि ये लोग कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। सबसे तो पहले मैं अपने फौज को किसी भी गलत हाथों में पड़ने के आशंका मात्र से ही इनकार कर रहा हूं। मेरे फौजी हाई मोरल के होते हैं, वो गलत परंपरा में नहीं जाएंगे। लेकिन मित्रों, हमारी गांव में कहावत है, कहावत ये है कि भूख जो होती है ना, वो किसी चीज से ऊपर होती है। एक दत्त कथा है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, बट मैं बता देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बताना अच्छा रहता है और लोगों को समझने में आसानी रहती है। एक माँ 3 बच्चों को पाल रही थी और खुद खाना नहीं खा रही थी, बच्चों को खिला रही थी। करते करते अब उसे चला नहीं गया, वो एक पेड़ के नीचे गिर गई क्योंकि भूख से इतनी तड़प रही थी कि वो चल नहीं पाती। तब बच्चों ने इधर उधर से कुछ कुछ ले करके आ करके माँ को देते थे और माँ खाती थी। बच्चों के दौड़ भाग से बच्चे भी बीमार हो गए और एक एक करके 3 बच्चे मर गए। अब बुढ़िया एकमात्र वो माँ जिंदा है।
वो माँ जो बच्चों के पालन पोषण के लिए स्वयं को कुर्बान कर दी थी, अब उसके सामने 3 मृत बच्चे पड़े हुए हैं। तीसरा दिन पेट में अनाज गए हुआ है, और जिस पेड़ के नीचे वो 100 लेकर के विलाप कर रहे, उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा है। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो बुढ़िया ने हाथ उठाया तो पेड़ का फल उसके पहुंच से ऊपर था। बहुत देर सोचने, रोने बिलखने के बाद बुढ़िया ने अपने एक बच्चे के 100 पर पांव रखा और ऊपर चढ़ी। फिर भी वो फल पहुंच से ऊपर था। फिर उसने दूसरे बच्चे का 100 उसके ऊपर रखा, चढ़ी, फिर भी फल थोड़ा ऊंचा ही रह गया। फिर उसने तीसरे बच्चे को पांव के नीचे रखा और चढ़ करके फल तोड़ी, और तब उसने अपना पेट भरा। दुख देख करके भगवान साक्षात प्रकट हुए और कहे कि माता तेरी ममता को सवाल। मित्रों, ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया कि भूख एक ऐसी पीड़ा है जो माँ के ममता पर भी भारी पड़ जाती है। अगर हमारा फौजी 4 साल में आएगा और वो कूद फान, दौड़ धूप और हाई जंप, लंब जंप के अलावा और कुछ नहीं सीखा होगा, तो आगे रोजगार की स्थिति क्या होगी? हमारे देश में आज है, नया कुछ बदलने वाला तो आगे है नहीं। तो जब आगे बदलने वाला नहीं है, जी आपको शर्म, बदलने वाला नहीं है, तो उन फौजी का क्या होगा 4 साल के बाद? 4 साल के बाद अगर उसके साथ भूख का पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसके सामने, उसके पांव में किसका 100 होगा जिस पर चढ़ करके वो फल लेगा? कहीं ऐसा तो न हो कि कोई देश विरोधी शक्तियां उनके अपनों का ही 100 उसके पांव के नीचे डलवा दे। ये एक विचारणीय प्रश्न है। मैं अपने हाई मोराल वाले फौजी के चरित्र पर कहीं से कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। ईश्वर मेरे को इस तरह की दुविधा में ना डाले। लेकिन आए दिन समाचार चैनलों पर हनी ट्रैप देखते हैं, खुफिया एजेंसियों के द्वारा धर पकड़ देखते हैं, सारी सुविधाओं से लैस फौज के कुछ लोग खुफियाई जानकारी को लीक करते हुए पाकिस्तान और दुश्मन देशों के हाथ पकड़े जाते हैं, तब जबकि उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जब कोई सुविधा नहीं मिलेगी तब बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है कि अब बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा कि अगर 4 साल तक वो रहेंगे तो क्या सीखेंगे? 1-2 साल तो उनको ट्रेनिंग में लग जाएगा, फिर 2-2.5 साल उनको फौज के बात समझने में लग जाएगी, और जैसे वो जवान परिपक्व फौजी होगा आप उसको बाहर भेज देंगे। तो एक तो उसकी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को बम मारने के है, वो निकली नहीं है तो वो अपने बम मारेगा, और देश में आके क्या करेगा? समाचार चैनलों पर आज एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को आकर के भोंपू की तरह से बुलवाया गया। खैर वो तो मोदी के हलकारे ने फोन किया होगा कि सुनोगे हलकारों, आके स्टेटमेंट मोदी के पक्ष में देना है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी द्वारा नियुक्त कोई भी मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी के विरुद्ध में बोल दे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री मोदी के अनुकंपा पर बने हैं, तो वो अपनी उनकी वजूदी क्या है। जैसे आज खट्टर साहब आए कि जब 4 साल बाद मेरा जवान आएगा तो हम दोनों हाथ से वेलकम करेंगे। अबे अब तुम खुद होगे तब न वेलकम करोगे, अब ये स्थिति तुम्हारी खराब हो गई थी। तो वो जेजेपी वालों ने समर्थन दिया कि चलो कुछ नहीं होता, हम तुम्ही को सहारा दे दें, अगले बार क्या होगा भाई? तो स्वयं रहोगे तब ना। आपकी स्थिति तो उस बूढ़े की तरह से है जो कह रहा है अपने 75वें वर्ष में उम्र में कि कर्जा दीजिए और आइएगा 20 साल बाद लेने के लिए। उसको 20 महीने की उम्र का उम्र नहीं है, तो उसका बेटा पूछता है 20 साल बाद क्यों कर रहे हैं? बोला अबे 20 दिन में जीऊंगा नहीं, 20 साल बाद आएगा तो किसको मिलेगा? कर्जा ले लेते हैं। तो खट्टर साहब की स्थिति यह है। दूसरी फौज के एक त्रिपाठी जी थे, कौन कमांडेंट उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है, वो अदल प्रेम द्विवेदी जी बताएंगे। मेरे ख्याल से शायद दूसरे पोजीशन पर थे, सेना के बड़े अधिकारी या तीसरे पोजीशन पर होंगे। मेरे लिए तो कांस्टेबल भी वहाँ का आदरणीय है, वो कमांडेंट के तरह से फौज का वर्दीधारी मेरे लिए सम्मान का विषय है। फीते कितनी लगे वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फीती उसके रैंक के हिसाब से होगी, काम के हिसाब से होगी। मेरे लिए तो नीली वर्दी ही मेरे लिए आदर का विषय है, झुक के प्रणाम करने का विषय है। लेकिन द्विवेदी जी कह रहे थे कि बहुत सारी कंपनियों ने आगे हाथ बढ़ाया है, तो क्या मैं मानूं कि अडानी अंबानी को मिलिट्री टेंड करके देने का एक साजिश रची जा रही है कि भाई आपको एक ट्रेंड मिलिट्री वाला दिया जाएगा? हाँ जी, वीरेंद्र बाबू को नमस्कार।
तो क्या एक ट्रेंड मिलिट्री वालों को देने की साजिश रची जा रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर में दे दीजिए कि 4 जिस तरह से होता है ना कि आज आपका 6 महीना जम्मू में ड्यूटी है, 2 महीना लेह लद्दाख में है, सियाचिन में है, ग्लेशियर में है, जयपुर में, उसके बाद कुछ देर पठार में, कुछ देर पठार में है, कुछ देर प्लेन में, कुछ देर पहाड़ में है, तो आप दे दीजिए कि आपका 4 साल तक फौज में ड्यूटी है और 4 साल के बाद अगले 40 साल तक आपका रिलायंस में ड्यूटी है, अपॉइंटमेंट लेटर में दे दीजिए और उसका जॉब असाइन कर दीजिए, वो ज्वाइन कर लेगा। क्या दिक्कत है? भारत के करदाताओं के पैसे पर रिलायंस के लिए ट्रेंड आदमी दे रहे हैं, तो इसमें अब इस देश का दुर्भाग्य देशवासी कर क्या सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो वो सिपाही दर दर का ठोकरे खाएगा और ठोकरे खाने के बाद में दुखी हो जाएगा तो क्या करेगा? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सेनाओं के पेंशन का चिंता है आपको कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए पेंशन एक बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सेना का जो पेंशन है उससे बहुत ज्यादा गोला बारूद खरीदी जा सकती थी, लेकिन मोदी जी विजय माल्या जितना पैसा लेकर के भाग गया और विजय माल्या को और कई चाचा देश में पैसा लेकर हड़प गए हैं, तो सेनाओं का हाथ पेट काटने से तो बढ़िया होगा विजय माल्या के बेटा का गर्दन काटिए पैसा लेकर के, यहाँ से आ जाएगा। एक आदमी का गोली मरवाई ना अपने राव वालों से कह करके, राव वाले एक को छूट दीजिए कि भाई सुनो एक काम करो, ये जो भगोड़ा है नीरव मोदी बैसाखी पर चल रहा है उसके एक स्थान विशेष पर गोली अंदर भीतर से डाल दो, ऊपर से निकलेगा खटक से, और उसके बाद इसको वीडियो बना के लगाओ कि भाई देश का पैसा लेकर के भागने पर किसी देशवासी का मन बिगड़ा और उसको गोली मारा। आगे भी लग सकती है, देशवासी कहीं भड़क सकता है। मत जिम्मेवारी लो, जैसे IAS काम करती है, जैसे रॉ काम करते जिम्मेवारी ने अभी मत मर लीजिए, वीडियो बनाइए, लोग समझ जाएंगे और देखिए पैसों की बरसात हो जाएगी, गोला बारूद का साल आप भरमार हो जाएगा, कितना लेना चाहेंगे? तो जो आसान है वो करते नहीं है। और वो जो फौजी -डिग्री सियाचिन में आपके लिए जान दिया है, 52-55 डिग्री के तपिश में आपके लिए खड़ा रहा है, धूल धूप धुआं धूल से कुछ नहीं देखा है और भारत के लिए खड़ा हुए उसके पेंशन पर नजर है। और आप जो 3 साल तक घोटाला गमन बेईमानी चोरी और सब किए हुए हैं, उसके बाद आजीवन आपका पेंशन मिल रहा है, फ्री में आपके और आपके खानदान भर की दवाई मिल रही है, आजीवन रेल और जहाज में यातायात का सुविधा मिल रहा है, आप देश के बजट पर प्रभाव नहीं डालते, आपका जो है वो राष्ट्र के बजट में फर्क नहीं पड़ता। आज के तारीख में सेना कितना रिटायर होके आ रहा है उसकी काउंटिंग कर लीजिए और हर साल नेता कितना रिटायर हो इसकी काउंटिंग कर लीजिए और दोनों के पेंशन का प्रभाव देख लीजिए, दोनों के पर्स का प्रभाव देख लीजिए, दोनों के छूट का प्रभाव देख लीजिए और समाज में दोनों के इम्पैक्ट का प्रभाव देख लीजिए और तुलना कर लीजिए कि किसका पेंशन बंद करना चाहिए। और ना हो तो इस बार एक बार इस जन जागरण करवा लीजिए राष्ट्र में कि भाई ए के लिए है फौज का पेंशन बंद करो, बी अपने नेताओं का पेंशन बंद करो, देख लीजिए कि कौन आपको पेंशन बंद के लिए बात कर रहा है। भारत की जनता है, लोकतंत्र है, उससे पूछ लीजिए एक बार, पता चल जाएगा आपको। तीसरा सुझाव मैं आपको और एक नया दे देता हूं, आप जान लीजिए। 4 साल की जो आप नौकरी दे रहे हैं वो 4 साल में फौजी से करवाएंगे क्या? 4 साल में क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि जवानी जरूरी है, बहुत सारे जवान, तो जवानी के साथ साथ अनुभव भी तो जरूरी है। तो अनुभव मैनेजमेंट करने में लगेगा। कोई जवान तो उतावला होगा, उमंग होगा, खून का उबाल मार रहा तो गोली मारने में ही प्रयास रह रहा होगा। तो एक अनुभव का कोष तो उसके पास हो जो उसको विषम परिस्थितियों से लड़ने की ट्रेनिंग दे, मोरल बूस्ट करे और सिचुएशन को बिगड़ने से स्व को नियंत्रित करने का तरीका बताए अपने 10-15 साल 20 साल के अनुभव के आधार पर, उसमें तो करें। आपकी बात मान लिया जाए तो 26 साल में अगर आदमी सेनाध्यक्ष हो जाएगा तो बम मार देगा पाकिस्तान पर, देश बर्बाद। 56 साल वाला तो कम से कम 10वीं मिलिट्री वालों को शहीद हो जाने के बाद कहता है कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, उसको पता है कि लाने का क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो 25 साल वाले को आप सेनाध्यक्ष बनाएंगे तो कहेगा 10 के 25 को 10-20 मारना परमाणु बम काहे लिए रखे हैं जो मेरे भाई को मार दिया, तो क्योंकि जवान खून का तो बात ये है। उसका जवाब आपके पास है क्या? और नहीं है तो अफसर कहां से लाएंगे? 4-4 साल में सबको रिटायर कर देंगे तो। और सब कुछ अगर ठेका पर ही लाएंगे तो संसद को ठेका पर दे दीजिए, भाई फलाने वाली कंपनी को दीजिए 4 साल, उस संसद चलाएगा, फिर विधायक MP संसद बनाए क्या जरूरत है? वैसे भी संसद बनाने से संसदीय परंपरा पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सांसद बनता है और संसद के अंदर आने के बाद वो व्हिप के तहत आपका गुलाम बन जाता है। हमने संसद चुना था अपनी आवाज उठाने के लिए,
लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आता है तो भीख के तहत बंद करके भगवा मजदूर बन जाता है। अगर भीख को अवलंबन किया तो संसदीय गई, और अगर संसदीय परंपरा का ख्याल किया तो भीख गया। उसके बेचारा पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो उसमें वो ठेका पर दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से नूपुर शर्मा के मामले पर आपके निर्णय का मैं घोर विरोध कर रहा था, इन मिलिट्री के मामले में भी इस पूरे निर्णय का मैं विरोध कर रहा हूँ। फंड लग रहा है, बहुत लग रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन आपको 2-3 तरीका और बना देता हूँ। ये जो साउथ अफ्रीका से आपके प्यारे मित्र का कोयला देशवासियों को मुहैया करा जा रहा है महंगे रेट पर, और करदाताओं के पैसा से कोयला खरीदा जा रहा है, आप भारत वाले खदान के कोयला को देश में उपलब्ध करा दीजिए। उसका फ्राइड था वो बच जाएगा और सस्ता हो जाएगा, और जो मार्जिन मनी होगी मार्जिन मनी मिलिट्री वाले को पेंशन भी दे दीजिएगा। मैं अपना अनाउंस कर रहा हूँ, मैं अपना जो टैक्स देता हूँ 10% काट करके मेरा पैसा मिलता है, मेरे पैसे से आप भी मतलब अनाप शनाप कोई काम करते हैं, कोई अस्पताल तो बढ़िया बनाते नहीं, क्योंकि मुझे तो ध्यान नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया एम्स बना हो हमारे बलिया दिल्ली में, कोई बहुत बड़ा कॉलेज बना हो, कोई विश्वविद्यालय बनी हो, हमने तो कोई सुना नहीं। 8 साल में आप भी हैं और 10 साल मनमोहन सिंह भी थे, तो पैसा जाता कहाँ है आप बताइएगा। अब आप लगेंगे पाकिस्तान के बम बनाने, ज्ञान वापी का हनुमान शिवलिंग दिखाने, मेरे लिए प्रातः बंद नहीं है शिवलिंग। और हर उस स्थान पर जहाँ पर हमारे देवी देवताओं के पवित्र मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, मैं हिंदू धर्म होने के नाते उसको वापस मांगने का लड़ाई लड़ता हूँ। ये मेरा लड़ाई है, आपका काम अस्पताल बनाना है वो बनाइए, और पाकिस्तान से बाद में लड़िएगा। आपके देश में बहुत पाकिस्तान है, उससे लड़ने के लिए फौजी आता है। जब बाढ़ आ जाता है तो वहाँ फौज लगाते हैं, जब बम फट जाता है तो फौज लगाते हैं, भूकंप आ जाती है तो फौज लगाते हैं, बोरवेल में प्रिंस गिर जाता है तो फौजी को बुलाते हैं। हर उस काम में फौजी को बुलाते हैं, तो आपका सिविल पुलिस क्या करती है उसकी तो बात बताएंगे ना आप। वैसे हमारे देश में अनुशासित लोगों की कमी है, और जो अनुशासित है सुविधा के अभाव में वो अनुशासन तोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तो सोचिए कि हर साल 4-4 साल में देशवासियों को मिलिट्री के बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होगी, तो वो स्थिति अमेरिका वाला नहीं हो जाएगा, जहां गन कल्चर इतना हावी होता है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी गन लेकर के फायर कर देता है, और टीवी में आता है कि बच्चे ने आवेश में आकर के 4 टीचरों को मारा। तो क्या आप भारत को भी गन कल्चर में तब्दील करना चाहते हैं? यहाँ पर बंदूक की खुली ट्रेनिंग नहीं है, प्रतिबंध है, लाइसेंस पर बहुत सारे बंदिशें हैं। तब भी तो आपने देखा ना, रांची में एक मंदिर के सामने फायर कर दिया। आपके घर के 10-20 किलोमीटर दूर पर जब दिल्ली को दहलाने की साजिश हो रही थी, तो एक मुसलमान ने गोली चला दिया था ना फौज पर, और जब वो विधिवत ट्रेनिंग लेकर के आया होगा तो फिर क्या स्थिति होगी, कल्पना करिए। इस विषय को विचार किया है आपने? फौज को ठेका पर देने की परंपरा का मैं घोर विरोध करता हूँ। एक बात और बता दूं, नहीं तो बात अधूरा हो जाएगी, और कोई अधूरी टॉपिक पर चर्चा करना मेरा फितरत नहीं है। कहा गया है कि 4 साल के बाद तुमको अगला कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब वो पैखाना साफ करने का काम करता है कि 3 साल तुम्हारा ठेका देखा जाएगा, अगर तुमने हाउसकीपिंग का काम बढ़िया किया तो रिन्यू कर दिया जाएगा। फौजी रिन्यूअल पर रहता है। अगर मान लीजिए कि चीन सीमा पर घुसी हुई है, तो 2 गोली मारने के बाद कहेंगे जब 2 गोली मार दिया मोदी जी, अब रिन्यूअल अगला हो रहा है कि वापस मैं अपने घर जाऊं, उस वक्त स्थिति क्या होगी आपकी? आप कल्पना कीजिए कि वो 2 गोली मारे के बाद कहेंगे कि अगला वाला रिन्यूअल की बताइए, क्योंकि मेरा प्रोविजनल पीरियड अब समाप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आदेश दे के आपको प्रार्थना हुक्म है, जनता के नाते लोकतंत्र है और लोक में जनता ही मालिक है, तो आपको हुक्म है कि मिलिट्री को ठेका पर रखने की भूल ना करें। नहीं तो अगर फौज ठोकर मारेगा कहाँ जाएंगे आप ही सोचिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने फौजी लोगों के पेंशन में जो खेल किया है उससे फौजी आप पहले से भड़का हुआ है। क्योंकि पहले फौजी अपने नज़दीकी बैंकों से पेंशन लेता था, और बैंक कर्मी आते थे तो आओ भगत के साथ उसका पेंशन का काम कर देते थे। अब आपने उसके लिए एक पोर्टल कर दिया है। अब कंप्यूटर माली जिस फौजी को चलान नहीं होता है वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है, और जब डाटा नहीं मिलता तो आप उसके रिकॉर्ड रूम से मंगाने की बात करते हैं। अब कोई नागपुर से रिटायर किया है और बलिया में रहता है, तो अब रिकॉर्ड रूम में नागपुर जाएगा पैसा ले करके, तो क्या होगा? कहाँ से नागपुर, कहाँ से कर्जा लेकर के जाएगा? उम्र बूढ़ा हो गया, चला नहीं जा रहा है, नाती पोते नाराज हो रहा है उससे। आजकल कौन किसका सुन रहा है?
वो किसके सहारे नागपुर जाएगा अपना रिकॉर्ड लाने के लिए? और अगर नागपुर रिकॉर्ड लाने नहीं जाएगा, अगर भूल रहे हैं कि वह फकीर है, झोला उठाकर कहीं भी चल देंगे, अरुण प्रताप, मैं नहीं भूल रहा हूं कि वो फकीर है और ना ही भूल रहा हूं कि वो देश के लोगों की झोला उठा देगा। आप तो मेरे को रोज सुनते हैं, मैं ना तो मोदी का विरोधी हूं ना मोदी का भक्त हूं, मैं राष्ट्र का भक्त हूं और राष्ट्र का विरोध कहीं से बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात राष्ट्रवादिता का करूंगा और राष्ट्र हित में करूंगा। मिलिट्री को ऊपर ठेका पर देना राष्ट्र विरोध का एक काम है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मोदी झोला लेके जाएंगे कि BMW में जाएंगे, ये SPG निर्धारित करेगी। जब आउट होंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से तो SPG डिसाइड करेगा कि वो क्या उठा के जाए और किस में जाए। मोदी का अब अपना कुछ नहीं रहा है, वो SPG के दिशा निर्देश पर ही चलेंगे, ये उनके सर्विस मैनुअल में है। तो इन मामलों पर आप विचार करिएगा। और एक बार पुनः आपको कहते हैं कि जिस तरह से पेंशन में आपने उलझा दिया, फौजी खूब पी करके रह गया, फौजियों के विरोध के बाद 1 पेंशन लगाया। आप मतलब आप वो जो एक बंदर होता था ना, 4 कदम वो चढ़ा 3 कदम पीछे वाला हाल वाली स्थिति नरेंद्र मोदी की हो गई। वो RP लगाने के बाद 1 पेंशन लगाने के बाद फौजी सरकार के पक्ष में आया था कि चलिए भाई 1 पेंशन से सरकार ने हमको काम किया है, और उल्टे उसकी पेंशन को फिर वो उसमें करके कर दिए हैं। एक बात आपको जान करके अफसोस होगा कि कहा गया था कि पेंशन वितरण करने पे बैंक को 64 रुपया देना पड़ता है, इसमें बहुत खर्चीला है। वो सारा मिल करके 150-200 करोड़ का खर्चा होता था, और जिस IT कंपनी को ठेका दिया गया वो 3-350 करोड़ ऑलरेडी ले चुकी है, और उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज लेगी वो अलग से। मतलब जो 10-20 साल में बैंक वाला लेता वो ऑलरेडी ले चुका है, और लेने के बाद ढेले भर का काम नहीं कर रहा है। बैंक वाले तो कम से कम लाइफ प्रमाण पत्र बनाने का तरीका बताते थे, साइन जिससे नहीं होता था उसका अंगूठा लगवाते थे और सुझाव देते थे। मैंने देखा है बैंक कर्मियों को, बुजुर्ग वेटनर पेंशनर आते थे उसका आओ भगत करते थे। कई बार मैं बैंक में गया हूँ अपने काम कराने के लिए, बोले एक मिनट राकेश भाई, ये बाबा आए हैं यार, फौज में थे, पहले इनको आइए बाबा। और उसका चपरासी को मैं देखा हूँ, या वो जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, आइए आइए। कई बार मैंने देखा है लाइन में तो मैनेजर के कमरे में जाकर के बैठ गए हैं। बुजुर्ग, बदरपुर में मेरा बैंक है, एक बुजुर्ग बड़े लाठी उठी लेके आते हैं, मतलब लाठी मतलब छड़ी सहारे के लिए, और उनको सिक्योरिटी वाला लेके चला जाता है। और मैंने देखा वो सिक्योरिटी वाला कागज ले आता है, उनसे साइन करवाता है, फिर अंगूठा भी लगवा लेता है क्योंकि उनका हस्ताक्षर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उसका पैसा हंसी मजाक भी करता है, 100 रुपया कम दे देगा, देखो बाबा कितना है, हंसी उसी भी होता है। मतलब एकदम वो तसल्ली से निकल के जाते हैं। मैंने उनको पूछा, हम लोग सामाजिक लोग हैं, पूछना मेरा धर्म है कि बाबा आपको कैसा लगता है, आपका पैसा 50 रुपये गड़बड़ा था। अरे बेटा घबरा नहीं रहा था, बच्चे मजाक करते, हमको मालूम है, कहाँ घबराएगा। थोड़ा देर हंस लिया बाबू, पेंशन से ज्यादा फायदा हो गया। क्या वो कंप्यूटर पर मोबाइल पर जो ऐप लोड करेगा वो बुजुर्ग को हंसाएगा? इन विषयों पर भी मोदी को विचार करना चाहिए था। मोदी जी को जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, उनको एक बात जरूर अपने सलाहकारों में जरूर तब्दीली करनी चाहिए, क्योंकि सलाहकारों में जंग लग गया है, वातानुकूलित कमरे में वो ठंडा गए हैं। उनमें भी जरा गर्मी लाइए और उनको थोड़ा सा बदलिए। रुद्र प्रताप की बात पढ़ करके वीडियो को बंद करूंगा। आपने लिखा कि जो राष्ट्र के विषय में बात करेगा वो मोदी का भक्त कहाँ से होगा? रुद्र प्रताप जो राष्ट्र के विषय में बात करेगा वही मोदी का भक्त होगा, क्योंकि मोदी ने राष्ट्रभक्ति के बहुत सारे काम किए हैं, और जो बढ़िया करेगा गलती उसी से होगी। जो मैदान में उतरेगा वही जीतेगा भी, वही हारेगा भी। कहा जाता है न कि गिरते हैं शहंशाह है मैदान में, वो विकलांग का गिरे जो घुटनों को बल चलते हैं। जो घोड़े की सवारी करेगा रेस में वही तो गिरेगा। लंगड़े आदमी जो बैसाखी से चलेगा वो क्या गिरेगा? तो नरेंद्र मोदी की भक्ति करने का बात ही मालूम है कि आप राष्ट्रवादी हैं, और आप राष्ट्रवादी हैं तो आप मोदी भक्त हैं। गलती होती है और हम भी उसकी गलती का भी समर्थन कर लेंगे तो फिर हम अंधभक्त की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन हम भक्त की श्रेणी में आना चाहते हैं, अंधभक्त की श्रेणी नहीं आना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः ठेके पर मिलिट्री का मैं घोर विरोध करते हुए परमानेंट मिलिट्री, डिवोटिव मिलिट्री, राष्ट्रभक्त मिलिट्री की कल्पना के साथ अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, भारत माता की जय, मेरा भारत महान।